नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। आज क्लास 12th में ही एग्रीकल्चर बायोलॉजी, जिस प्रकार से विज्ञान वर्ग है, कला वर्ग है, वाणिज्य वर्ग है, उसी प्रकार से एक और वर्ग है जिसको हम कृषि वर्ग भी बोलते हैं। ठीक है। कृषि वर्ग के अंदर जो भी स्टूडेंट आते हैं उनके जो बायोलॉजी होती है उसको बोला जाता है एग्रीकल्चर बायोलॉजी। वो बायोलॉजी भी रख सकते हैं केवल, और एग्रीकल्चर बायोलॉजी भी रख सकते हैं। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर बायोलॉजी, कृषि जीव विज्ञान की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी ये मांग थी कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी है उसकी क्लासें भी इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाए। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ चैप्टर है वो एग्रीकल्चर बायोलॉजी के भी हम करवाते हैं, क्योंकि बायोलॉजी की क्लासें हैं वो तो नियमित रूप से चल ही रही है, साथ में ये क्लासें भी चलती रहे तो जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है जो जेट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी उसका बेनिफिट मिल सके। तो आज हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर दूसरा चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी, कृषि जीव विज्ञान। ठीक है। कृषि जीव विज्ञान के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी, या इसको हम बोले बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, किस प्रकार से ये काम करती है, तो देखो जो नया सिलेबस आया है उसके आधार पर इस चैप्टर में से बहुत कुछ हट गया है। तो वो भी मैं साथ में बताऊंगा आपको कि क्या क्या टॉपिक है वो इस चैप्टर में से हट गए हैं, कौन कौन से टॉपिक है जो अभी भी इस चैप्टर के अंदर है, किस प्रकार से हमें पढ़ाई करनी है, और साथ में नोट्स भी मैं बनवाता रहूँगा कि इस प्रकार से साथ में आपको नोट्स भी बनाने हैं, जिससे आप लोगों के कंप्लीट तैयारी हो सके। किस प्रकार से जेट के अंदर छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में भी मैं बताऊंगा, ऑप्शन देके बताऊंगा कि इस प्रकार से छोटे प्रश्न है वो जेट के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जैव प्रौद्योगिकी क्या है। सबसे पहला टॉपिक ही अपना यही है कि जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी है वो क्या होती है। तो सबसे पहले हेडिंग भी अपने को यही लगाना है कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी किसे बोलते हैं हम। तो बायोटेक्नोलॉजी अगर हम सीधी सी सरल भाषा में यदि हम समझें तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है कि जैसे मान लो कि मनुष्य है तो मनुष्य के लिए कुछ उपयोगी सामग्री, जैसे दवाइयाँ बनाते हैं हम, ठीक है, या कोई खाद्य पदार्थ बनाया जाता है या कोई पेय पदार्थ बनाया जाता है, चाहे दवाई हो या कोई पेय पदार्थ हो या कोई खाद्य पदार्थ हो, उनको बनाया जाता है किसके लिए, मनुष्य के लिए। और उनको बनाने में यदि मान लो किसी सूक्ष्म जीव का उपयोग हो या किसी जीवाणु कोशिका है उसका उपयोग हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी। समझ में आ गया होगा कि बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है। कि जैसे मनुष्य है तो मनुष्य के लिए, जैसे बाजार से हम अपने लिए खाने के लिए जो भी वस्तुएं सामान खरीदते हैं या पीने के लिए या फिर दवाइयाँ खरीदते हैं, तो उनको जब बनाया गया है, जब दवाइयों को बनाया गया है तो उस टाइम यदि मान लो या तो कोई सूक्ष्म जीव है उसका उस दवाई में उपयोग किया गया है, या कोई जीवाणु कोशिका है उसका उस दवाई के अंदर उपयोग किया गया है, तो इस प्रकार की एक तकनीक को हम क्या बोलते हैं, जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैव प्रौद्योगिकी हम किसको बोलेंगे कि मानव के लिए अनेक जैविक कारकों, परिभाषा क्या होगी कि अनेक जैविक कारकों जैसे सूक्ष्म जीव, जीवाणु,
आदि का उपयोग मानव के लिए उपयोगी उत्पाद बनाने में किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जैव प्रौद्योगिकी। ये साथ में आप नोट भी कर लो, नोट्स के रूप में लिखो, अनेक जैविक कारकों जैसे, ये साथ में नोट करते रहना, सूक्ष्म जीवों, कॉमा, कोशिकाओं, सूक्ष्म जीवों, कॉमा, कोशिकाओं और उनके अवयवों, मतलब इनका कोई भी अवयव है, ठीक है, अवयवों के नियंत्रित उपयोग से, ठीक है, अनेक जैविक कारकों जैसे सूक्ष्मजीवों, कोशिकाओं और उनके अवयवों के नियंत्रित उपयोग से मानव के लिए उपयोगी उत्पाद या कोई भी सेवाएं हैं, उपयोगी उत्पादों का उत्पादन, उपयोगी उत्पादों का उत्पादन किया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे हम? जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम? जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो देखो ध्यान से समझना, जैव प्रौद्योगिकी जैसे सरल भाषा में मैंने समझा दिया है। अब इसकी परिभाषा ये नोट कर लेना साथ में कि जैव प्रौद्योगिकी अनेक जैविक कारकों जैसे सूक्ष्मजीवों, कोशिकाओं और उनके अवयवों के नियंत्रित उपयोग से मानव के लिए उपयोगी उत्पादों का उत्पादन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो ये क्या होती है जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा। अब देखो इसके आगे कि भाई जैव प्रौद्योगिकी है, इसकी खोज कब की गई, क्या पुराने टाइम में भी जैव प्रौद्योगिकी चलती थी, तो इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो ये नोट कर लेना साथ में, परिभाषा है ये नोट कर लेना कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी इन दोनों से मिलकर किसका निर्माण होता है? बायोटेक्नोलॉजी का होता है निर्माण। तो देखो जैव प्रौद्योगिकी परिभाषा हमने पढ़ ली कि भाई जैव प्रौद्योगिकी होती क्या है, ठीक है। अब क्या हुआ कि बात ये आती है कि जैव प्रौद्योगिकी की खोज कब की गई, ठीक है। प्रश्न ये बनता है कि जैव प्रौद्योगिकी है उसकी खोज कब की गई, तो सन 1919 में। सन याद रखना, ये कार्ल एरिक, ये आपको किसी भी एग्रीकल्चर की किताब के अंदर नहीं मिलेगा शायद, ठीक है। ये सन इंपॉर्टेंट, सन 1919 में कार्ल एरिक, वैज्ञानिक का नाम क्या है? कार्ल एरिक ने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, चाहे वो जेट के लिए हो या आपके एग्जाम के लिए हो, कि बायोटेक्नोलॉजी शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो कार्ल एरिक ने। कब किया था? सन 1919 में, ठीक है। तो ये प्रश्न क्लियर हो गया कि बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? कार्ल एरिक ने किया। कब किया था? सन 1919 के अंदर किया था, ठीक है। अब देखो ये इस प्रकार के प्रश्न बाकी भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि केवल ये एग्रीकल्चर बायोलॉजी के स्टूडेंट है उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई नीट की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, कोई रीट की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न ये बनता है कि सन 1919 में किसका प्रयोग किया गया? बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या इससे पहले बायोटेक्नोलॉजी शब्द का काम में आती थी? भाई सन 1919 में सबसे पहले क्या किया गया? बायोटेक्नोलॉजी शब्द है उसका प्रयोग किया गया। कब किया गया? सन 1919 के अंदर। तो क्या पहले भी बायोटेक्नोलॉजी थी? प्रश्न यही बनता है तो कि क्या पहले भी बायोटेक्नोलॉजी थी या नहीं थी? बिल्कुल, जब इसका उपयोग किया सबसे पहले इस शब्द का सन 1919 में, उससे पहले भी बायोटेक्नोलॉजी थी। कैसे थी?
इसका उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि आज के टाइम में हम क्या करते हैं कि जो दवाइयाँ लेते हैं, डॉक्टर हमें जो दवाई देता है, उस दवाई का उपयोग हम करते हैं, उसका निर्माण अनेक मशीनों के सहायता से किया गया है, अनेक सूक्ष्म जीव है उनसे उसका निर्माण किया गया है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। मतलब वो दवाई बनी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बायोटेक्नोलॉजी से बनी है ये। लेकिन क्या पुराने टाइम में दवाई नहीं बनती थी? दवाई पहले भी बनती थी, दवाई आज भी बनती है। हजारों साल पहले भी दवाई बनती थी, उसके अंदर सूक्ष्म जीव, जड़ी बूटियाँ हैं, उनका उपयोग होता था। आज भी वही हो रहा है, लेकिन वो तरीका चेंज हो गया है। तो ये हम नहीं कह सकते कि बायोटेक्नोलॉजी है वो सन 1919 में ही प्रारंभ हुई। बायोटेक्नोलॉजी बहुत सालों पहले भी प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन खोज सबसे पहले कब की गई? सन 1919 में। कैसे? जैसे मान लो एक अच्छा सा उदाहरण ये भी होता है कि दही का जमाना तो आज के समय में भी होता है, आज से हजारों साल पहले भी यही होता था। हाँ, तकनीक अलग थी कि पहले मानव निर्मित जो उपकरण थे उनका उपयोग किया जाता था। आज के समय अनेक मशीनें हैं, उनसे वो प्रक्रिया है वो संपन्न करवाई जाती है। शराब बनाना, आज के समय में अनेक फैक्ट्रियों के अंदर से शराब बनाई जाती है, लेकिन आज से हजारों साल पहले भी शराब बनाई जाती थी। तो वो भी क्या थी? एक बायोटेक्नोलॉजी थी। तो इसके आधार पर यह माना गया कि बायोटेक्नोलॉजी है उसको दो भागों में बांट दिया। ठीक है, एक तो कौन सी बनाई बायोटेक्नोलॉजी की? प्राचीन बायोटेक्नोलॉजी कौन सी बनाई? प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी। एक तो कौन सी बनी? प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी। और दूसरी कौन सी बनी? आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। तो देखो होता क्या है, प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी जो पुराने समय में, प्राचीन काल में कई हजारों साल पहले भी जैव प्रौद्योगिकी होती थी, उसे हम प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ये परिभाषा अपने बन गई कि प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी किसे बोलेंगे? कि पुराने समय में जिस जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग होता था उसे हम प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैसे उदाहरण, शराब बनाना, दही जमाना, तो ये क्या हो गए? इसके उदाहरण हो गए। दूसरा, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी, वह जैव प्रौद्योगिकी जो वर्तमान समय में चल रही है। ठीक है, वह जैव प्रौद्योगिकी जो वर्तमान समय में चल रही है उसको हम क्या बोलेंगे? आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। जैसे इसके उदाहरण हम क्या लिखेंगे? डीएनए टीके और टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इन दोनों के उदाहरण याद रखना कि प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी है उसके उदाहरण क्या है और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के उदाहरण क्या है। अब इस चैप्टर के अंदर जो हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे कि पादप जैव प्रौद्योगिकी क्या है, पादप जैव प्रौद्योगिकी किसको बोलेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे कि पादप जैव प्रौद्योगिकी क्या है। पादप जैव प्रौद्योगिकी। पादप जैव प्रौद्योगिकी किसे बोलेंगे? कि जैसे मान लो कि कोई भी पादप है, ठीक है, उसके अंदर यदि आनुवंशिक सुधार किया जाता है, नई किस्म तैयार की जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पादप जैव प्रौद्योगिकी। परिभाषा क्या लिखेंगे हम? कि जब जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, परिभाषा नोट कर लेना, जब जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, जब जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग पौधे के आनुवंशिक सुधार या आनुवंशिक लक्षण होते हैं, आनुवंशिक सुधार के लिए किया जाता है, तो उसे पादप जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। देखो याद रखना कि पादप जैव प्रौद्योगिकी किसको बोलेंगे? नोट कर लेना परिभाषा। पादप जैव प्रौद्योगिकी कि जब जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग पौधे के आनुवंशिक सुधार के लिए किया जाता है, कोई भी पादप है
उसके अंदर हम आनुवंशिक सुधार करना है। ठीक है, किस प्रकार से? जैसे उसकी किस्म है उसमें सुधार करना है। ठीक है, अच्छी गुणवत्ता के बीज हमें प्राप्त हो, अच्छी गुणवत्ता का अनाज हमें प्राप्त हो, उसके लिए उस पादप के अंदर हम क्या करते हैं? सुधार करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पादपीय जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये परिभाषा साथ में नोट कर लेना कि पादप जैव प्रौद्योगिकी है वो क्या होती है कि कोई भी पादप है उसके यदि आनुवंशिक सुधार करना है, आनुवंशिक गुण है उसके, तो उसके अंदर सुधार करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पादप जैव प्रौद्योगिकी। अब देखो इस जैव प्रौद्योगिकी के अंदर, इस चैप्टर के अंदर 3-4 कुछ महत्वपूर्ण खोजें और कुछ सन है वो जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, तो वो मैं नोट करवा रहा हूँ, वो भी याद कर लेना। वो इम्पोर्टेंट ऐसे भी है कि अनेक के, जैसे मान लो कोई कंपटीशन एग्जाम है तो उसके अंदर छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे मान लो जेट का एग्जाम है तो उसके अंदर उनमें से कोई भी प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले है, देखो एक ये नोट करते रहना साथ में कि आनुवंशिक स्तर पर रूपांतरित तंबाकू। ठीक है, आनुवंशिक स्तर पर रूपांतरित तंबाकू, जिसको हम क्या बोलते हैं? GMT। पूरा नाम भी याद रखना, GMT, आनुवंशिक स्तर पर रूपांतरित तंबाकू। अब इसकी खोज कब की गई? सन 1983 ईस्वी में। ठीक है, इसकी खोज कब की गई थी? सन 1983 में। क्या हुआ कि सन 1983 में आनुवंशिक स्तर पर रूपांतरित तंबाकू में पहली बार जीवाणु कोशिका है उसको एंटीबायोटिक रोधिता में जीन स्थानांतरण किया गया। तो प्रश्न ये बनता है कि सबसे पहला प्रश्न तो क्या बनता है कि GMT का पूरा नाम लिखिए, तो आनुवंशिक स्तर पर रूपांतरित तंबाकू। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये बनता है कि सबसे पहले जीवाणु कोशिका का जीन स्थानांतरण किसके द्वारा किया गया? तो आनुवंशिक स्तर पर रूपांतरित तंबाकू के द्वारा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये पूरा नाम इंपॉर्टेंट है कि ये अपने को पूरा नाम है वो याद रखना है। इसी प्रकार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट PCR, पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया। PCR क्या होता है? पूरा नाम क्या होता है इसका? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया, इसकी खोज सन 1983 में किसने की थी? कैरी मुलिस ने। ठीक है, ये याद रखना। PCR पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया की खोज किसने की थी? सन 1983 में कैरी मुलिस ने। कैसे, किस प्रकार से की थी? कि सबसे पहली बात बनता है कि PCR है क्या? PCR क्या है? PCR एक ऐसी तकनीक, एक ऐसी अभिक्रिया जिसके द्वारा DNA, पुनर्योगज DNA होता है, उसकी यदि एक प्रति है, पुनर्योगज DNA है, उसकी एक प्रति है, तो उस एक प्रति से हजारों सैकड़ों प्रतियां बनाने के लिए जिस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसको बोलते हैं? कि DNA की, पुनर्योगज DNA की एक प्रति से, परिभाषा याद रखना ये PCR, क्योंकि ये टॉपिक हट चुका है आपके, लेकिन परिभाषा आगे भी काम है इसलिए याद रखना। PCR क्या होता है कि पुनर्योगज DNA की एक प्रति से अनेक सैकड़ों प्रतियां बनाने वाली अभिक्रिया को पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। PCR का पूरा नाम क्या होता है? पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया। इसकी खोज किसने की थी? सन 1983 में। किसने की थी? कैरी मुलिस ने। ठीक है, उसके आगे देखो पहला पुनर्योगज DNA। ठीक है, पहला पुनर्योगज DNA, ये याद रखना, पहला पुनर्योगज DNA, पहला पुनर्योगज DNA है, उसको किसने देखा? पॉल बर्ग ने। ये नाम याद रखना, पॉल बर्ग ने कब देखा? सन 1972 में। पहला पुनर्योगज DNA क्या होता है कि जैसे DNA के दो टुकड़े हैं वो मिलकर एक नया DNA बनाते हैं।
डीएनए के 2 टुकड़े हैं, मिलकर एक नया डीएनए बनाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पुनर्योगी डीएनए। तो पहला पुनर्योगी डीएनए वो किसने देखा? पॉल ब्रग ने। कब देखा? सन 1972 में। ठीक है। और सबसे पहला सफल पुनर्योगी डीएनए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला सफल पुनर्योगी डीएनए है वो किसने देखा था? स्टानले वैज्ञानिक, 2 वैज्ञानिक है, स्टानले कोहेन और दूसरा वैज्ञानिक है वो कौन है? हर्बर्ट बोयर ने। कब देखा था? सन 1973 में। देखो, सन 1972 में पॉल बर्ग ने सबसे पहले पुनर्योगी डीएनए को देखा, लेकिन सबसे सफल पुनर्योगी डीएनए है उसकी खोज स्टानले कोहेन तथा हर्बर्ट बोयर ने की थी। तो ये दोनों चीज़ें आपने को याद रखनी है। ठीक है। इसी प्रकार मधुमेह के उपचार के लिए ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, उसका उपयोग होता है। ये भी अपने को याद रखना है कि मधुमेह रोग होता है तो उसके उपचार के लिए किसका उपयोग होता है? तो ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये थे कुछ इतिहास, कुछ सन। अब जो अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा कि पादप उत्तक संवर्धन क्या है, पादप उत्तक संवर्धन किस प्रकार से किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी है वो पादपों के अंदर कैसे काम करती है। अपना टॉपिक रहेगा बायोटेक्नोलॉजी है वो पादपों के अंदर कैसे काम करती है। ठीक है। अब भी मैं ये कोशिश करूँगा कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी की क्लासें हैं वो नियमित रूप से इस चैनल से आपको उपलब्ध करवाई जाए। इस चैनल पे नियमित है वो मैं वीडियो एग्रीकल्चर बायोलॉजी के भी डालता रहूँगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मेरे बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अलग अलग जगह से, बहुत ज़्यादा कहूँ तो खूब स्टूडेंट हैं जो नियमित बायोलॉजी है वो मेरे से पढ़ते हैं। ठीक है। अब एग्रीकल्चर बायोलॉजी मैंने आज स्टार्ट की है तो उसके भी ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तभी मैं वीडियो है वो डाल पाऊँगा। ये नहीं कि 2, 4, 5, 10 जने देख रहे हैं बाकी नहीं देख रहे हैं, तब तो कोई मतलब नहीं है। अगर ज़्यादा होंगे तभी होंगे। इसके लिए आपके साथ में पढ़ने वाले हैं उनको आप बताना कि इस चैनल पे एग्रीकल्चर बायोलॉजी की क्लासें लग रही है, जेट की तैयारी की जा रही है। ठीक है। मतलब जेट की क्लासें हैं वो आपको अलग से लेने की, कहीं पे कोचिंग में जाने की, कहीं हॉस्टल में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इस चैनल से आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। पहले ये सिलेबस का है, ये मैं कंप्लीट बताऊंगा। आगे आपको जो कंपटीशन लेवल के जो पर्सन आते हैं हर चैप्टर में से किस किस प्रकार के कंपटीशन के पर्सन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।